गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। मेरा नाम है मनोज सिंह। आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्टेट के बारे में। भारत एक स्टेट है, उसके बारे में। भाई भारत एक स्टेट किस प्रकार से बना वो आपको बताएंगे संविधान के माध्यम से, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि किस प्रकार से बाउंड्रीज की बात करते हैं हम, कहां पर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, कहां पर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और कहां पर डीपीएसपी की बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भाई कितने आर्टिकल हैं, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 395 हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं आपको पता है, 8+4 में हमेशा बताता हूं आपको। तो वो देख लीजिए भाई, अभी हमारा भारत का नक्शा ये इस प्रकार से खूबसूरत नक्शा। पहले आजादी से पहले ये क्या इस प्रकार से स्टेट दिखाई दे रहा था। ये अलग अलग स्टेट बने तो किस प्रकार से बने, और ये इससे पहले किस प्रकार से अपने अपने रजवाड़ों से अलग थे। जैसे प्रिंसली स्टेट्स बोला था 565 के अराउंड, किन्होंने इनको एक किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इनके बारे में ये जो भारत है इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, और किसके माध्यम से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो भाई अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बना उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, नेशन वेस्ट स्टेट मतलब नेशन का मतलब क्या, राष्ट्र। अब एक राष्ट्र आप कह रहे हो यहां पर, राष्ट्र का मतलब क्या है, नेशन का मतलब क्या है। व्हेन द पीपल हैव एन फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, जब हमें लगता है कि हम जहां पर रह रहे हैं, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उससे बिलोंग करते हैं, उसकी फीलिंग उसको जीते हैं, तो वो है हमारा नेशन। हम उसको नेशन कहते हैं। लेकिन यदि उसी नेशंस में पॉलिटिकल एंटिटीज आ जाएं कि हमारी पॉलिटिकल पहचान क्या है, हमारी स्टेट की पहचान क्या है, इंडिया एक स्टेट है तो उसकी पहचान क्या है, जैसे यूएसए एक स्टेट है तो उसकी क्या पहचान है, तो हम अब बात करते हैं फिर यहां पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो आपको सीधे सा कि नेशन और स्टेट में क्या फर्क है। अच्छा, पॉलिटिकल एंटिटीज फुलफिलिंग सम प्रीरेक्विजिट्स का मतलब कि भाई नेशन अपना एक फीलिंग है जो हमें बिलोंग करता है, जोड़े रखता है। जिस प्रकार से 1857 के अलग अलग क्षेत्रों में हमें एकजुट करने का मौका मिला, इसी प्रकार से जो पाइका विद्रोह था, किसानों को एक करने का मौका मिला, एकजुट होने का मौका मिला, इन सभी में। ठीक है, तो भाई हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैसे फ्रेमवर्क हुआ, किसमें कहा क्या बात की जाती है उसके बारे में। तो देखो भाई, हमारे पास अभी कितने आर्टिकल हैं टोटल। आर्टिकल की बात करेंगे तो हम यहां पर बात करेंगे भाई आर्टिकल की अपनी, कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं आपकी। आर्टिकल 395। और ये आर्टिकल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ लीगल रूल टू गवर्न अ स्टेट। एक स्टेट को गवर्न करने के लिए हमें एक रूल रेगुलेशन का एक सेट बना दिया, ताकि भाई किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या किसी भी प्रकार का कोई शोषण हमारे इंडिविजुअल के बीच ना हो। ठीक है, सबको समान अधिकार मिले, इन सभी के बारे में बात की। ठीक है, और जो वो रूल एक बुक में लिख दिए गए हैं, वो बुक क्या कहलाई, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो किसने लिखी, कैसे लिखी गई, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करी, इसके बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कितने पार्ट्स हैं, तो यहां पर 22 भाग। ठीक है भाई, इसमें क्या है, आप जैसे कि कोई बुक में देखते हो कि चैप्टर है आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 22 भागों में इन आर्टिकल्स को बांट दिया है। कितने आर्टिकल को, 395। आप बोलोगे सर कि आप तो 395 नहीं, बहुत ज्यादा है। तो भाई वो उनके सब क्लोज है, और उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, है ना। अमेंडमेंट क्या होता है भाई, ये संविधान संशोधन होता है जो 368 के। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 368। ये चेंजेस जो बार बार कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी, इतना फ्लेक्स आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ चेंजेस करने के लिए बना दिए। लेकिन ओरिजिनल कितने हैं एक्चुअल में, 395 है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं हमारे, उसके बाद शेड्यूल कितने हैं भाई आपके। हमेशा मैं 8+4 लिखता हूं, 8+4 मतलब 12। इन 12 शेड्यूल्स में हम बात करते हैं कि इनकी भाई किस प्रकार से इनकी एक्सप्लेनेशन की गई है, कौन सा भी, जैसे कि ओथ की, फॉर्मेशन की, बाउंड्रीज की, यूनियन ऑफ स्टेट्स की, इसमें भी हम बात करेंगे अलग अलग स्टेट्स की, SC STs की, एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, अलग अलग जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मेघालय, त्रिपुरा, असम, इनका किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जाए, इसमें शेड्यूल्स की बात की गई।
एंटी डिफेक्शन लॉ और कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन सभी की बात। ठीक है भाई, अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं हमारा कि एक स्टेट आखिर कब भारत एक स्टेट बनता है इस प्रकार से। तो भी थोड़ा सा हम आपको पीछे आजादी की तरफ लेके जाना चाहेंगे, आजादी से पहले की थोड़ी सी बातें करेंगे कि किस प्रकार से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। ठीक है भाई, अभी आप देखिए यहां पर एक स्टेट बना तो किस प्रकार से, ये आप देख लीजिए, ये पिक्चर है थोड़ा सा स्टेट का, ये आप कंट्री बोल सकते हो इसको यहाँ पे। तो आखिर स्टेट, हमें स्टेट किस प्रकार से बना, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने बात की है, किसकी बात की है अब बताइए। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, यूनियन एंड स्टेट्स की बात की है हमने संविधान के पहले भाग में। देखो सबसे पहले हमने बाउंड्री की बात की है, तो इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल इसमें आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है हमारा कि इंडिया दैट इज भारत, इसकी एक अपनी बाउंड्री। ठीक है भाई, उसके बाद आर्टिकल सेकंड क्या कहता है, आर्टिकल सेकंड कहता है कि आपने हमने जो न्यू स्टेट है उसका फॉर्मेशन करना है। न्यू स्टेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा भाई, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन यदि पीओके को अपने अंदर ले आए हम तो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, और पीओके है भी हमारा। अब बोलोगे सर पीओके क्या है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, जो अक्टूबर में 1947 के आसपास किसने, कबीलियों ने या लश्कर जिसे हम बोलते हैं उन्होंने कब्जा लिया था। उसके बाद भाई आर्टिकल 3 अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब क्या भाई, भारत में अभी जिस प्रकार से देखो 2014 में हमने किया था, किससे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया था, लिंग्विस्ट बेस्ड स्टेट था। ठीक है, इसी प्रकार से 1 मई 1960 को हमने क्या किया था, महाराष्ट्र जो मुंबई स्टेट था उसको अलग बना दिया था, मराठी बोलने वाले जो क्षेत्र था उसको महाराष्ट्र, और गुजराती भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को क्या बना दिया था, गुजरात। ठीक है, इसी प्रकार से हमने स्टेट आर्टिकल 3 का यूज किया था। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी लॉ आपने बनाया है, जो आर्टिकल सेकंड और थर्ड में जो आपने लॉ बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट किस प्रकार से किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किस प्रकार से किया जाएगा, वो आर्टिकल, उसमें लॉ मेकर का काम कौन करता है, आर्टिकल 4 पे। तो भाई ये नेशन किस प्रकार से एक नेशन बना, किस प्रकार से, तो थोड़ा सा हम मैप से भी पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से एक देश भारत, ये जो आपके सामने है, ये किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, बात करते हैं हम इंडियन स्टेट्स के बारे में। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है अपना भारत का मैप इस प्रकार से, ये पूरा, और ये एक भारत है। अब मैंने पार्ट इसमें बात की थी आपके, मैंने बताया था आपके आर्टिकल जो है आपका 395, और जो पार्ट्स है वो पार्ट्स कितने हैं हमारे 22। ठीक है, और शेड्यूल है, शेड्यूल है हमारे 8+4। ठीक है, तो जो पार्ट्स की बात की थी तो हमने बात की थी कि भाई एक तो नेशन की बात कर रहे थे हम, और एक बात कर रहे थे हम स्टेट की। हम जब भी पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं तो स्टेट मतलब कंट्री, और नेशन मतलब फीलिंग्स या पॉलिटिकल एंटिटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो भारत है ये एक्चुअल में किस प्रकार से भारत था। अभी यहाँ पर मैंने एक आपका एक डायग्राम बना दिया भारत का, शो कर दिया है यहाँ पर कि भाई ये भारत है। अब देखो पार्ट इसमें कि पार्ट फर्स्ट में हम किसकी बात करते हैं, पार्ट फर्स्ट में किसकी बात करते हैं हम, पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल फर्स्ट टू फोर्थ की बात करते हैं भाई, आर्टिकल फर्स्ट टू फोर्थ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करते हैं। ठीक है भाई, स्टेट्स एंड टेरिटरीज की बात करते हैं, भारत किस प्रकार से एक इंडिया फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। ठीक है, बाउंड्रीज क्या मतलब क्या भाई, ये पूरा इंडिया की एक अपनी बाउंड्री है, देख रहे हो, हर एक कंट्री की अपनी एक बाउंड्री है, पॉलिटिकल एंटिटीज की। भाई नेशन की भी एक अपनी बाउंड्री होती थी,
ठीक है भाई, नेशन की भी एक अपनी बाउंड्री है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट पार्ट में बात की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट पार्ट में बात की है, किसकी बात की है, बाउंड्री की, कि जो आजादी से पहले जो, इसी प्रकार आजादी से पहले जो लोग रह रहे थे वो एक्चुअल में भारत में तो रह रहे थे, लेकिन अब हम उन्हें इंडियन सिटीजन कहते हैं। इंडियन सिटीजन की बात, चलो भाई अब ये जो बाउंड्री रहेंगे इसमें कोई लोग तो रहेंगे, लेकिन आजादी से पहले 1947 से पहले, बिफोर 97 से पहले ये कौन लोग थे, ये लोग थे यहाँ पर पीपल, ये इंडियन सिटीजन नहीं थे। ठीक है, इंडियन सिटीजन आप बोलोगे नहीं सर इंडियन के तो थे ही, हाँ भाई इंडिया के तो थे, लेकिन क्या इनके पास सिटीजनशिप थी? हाँ भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इंडियन सिटीजनशिप कहां से थे इनके पास? दिया था कि इन्होंने अधिकार? नहीं दिया। उसके बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हो जाता है, ठीक है, और इनेक्ट हो जाता है, तो एडॉप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं सिटीजनशिप का। हर एक कंट्री का अपना एक सिटीजन होता है। जैसे यहाँ पर एक देख लो भाई, गद्दार कंट्री है हमारी, ये पाकिस्तान, ये चाइना, नेपाल, ठीक है, श्रीलंका, इस प्रकार, ठीक है, इनका भी एक अपनी अपनी बाउंड्री है। ठीक है, इस बाउंड्री में जो लोग रहे हैं, जिसे हम चाइनीज बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, यहाँ पर भूटान से लोग जो बांग्लादेशी, इस प्रकार से हम नाम देते हैं इंडियन, भाई इंडिया के लोग, इस प्रकार। लेकिन आजादी के बाद हमने सिटीजनशिप की बात की। अब सिटीजनशिप की किस में बात की भाई? हमने पार्ट सेकंड में बात की। पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 to 11 क्या कहता है भाई? कि भाई आप, हमने फर्स्ट आर्टिकल में इसमें पार्ट्स में किसकी बात कर ली? बाउंड्रीज की बात कर ली। अब ये लोग जो रह रहे हैं यहाँ पर, ये जो लोग अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, जैसे कोई लोग हरियाणा में रह रहे हैं मान लो, ठीक है, और अब कोई राजस्थान में रह रहा है, कोई राजस्थान में रह रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है, इसकी अपनी, सॉरी, कोई लद्दाख में रह रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है, ये यूटी बन चुकी है। इसकी अपनी एक पहचान है, अपने लोगों की पहचान है, कल्चर अलग अलग है, ट्रेडिशन अलग अलग है, लेकिन क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप एक ही है। और एक ही है सिटीजनशिप का मतलब क्या भाई? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। अभी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? वो हमने किस कंट्री से लिया, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है भाई, अब चलो भाई ठीक है, हमने इनको सिटीजनशिप भी दे दिया। सिटीजनशिप मतलब आर्टिकल 5 क्या कहता है? कि भाई आप जिस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट कब किया था भाई? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, उस दिन से जो भी लोग इस बाउंड्री के अंदर रह रहे थे, जो भी लोग इस बाउंड्री के अंदर रह रहे थे, वो क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन। ठीक है भाई, आर्टिकल 6 क्या कहता है? ये तो आर्टिकल 5 की बात कर दी सिटीजनशिप में। आर्टिकल 6 क्या कहता है? कि भाई अब जो लोग यहाँ पर, आपको पता है पार्टीशन हुआ था, ये पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का इतना आसानी से नहीं हुआ था। ठीक है, आपने देखा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, या मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल विभाजन के नाम पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहा था वो, लेकिन एक्चुअल में क्या किया था? हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। उसके बाद आपको पता ही है 1971 में इंडो पाक वॉर, ठीक है, और किस कंट्री का जन्म हुआ? आपका बांग्लादेश का। बताएंगे भाई इसमें, आप जब बांग्लादेश के लिए स्पेशल स्ट्रगल बताएंगे, बांग्लादेश स्ट्रगल, जैसे इंडियन आर्मी का क्या रोल था। एक्चुअल में मेन रोल तो इंडियन आर्मी का ही था, पता है, लेकिन साथ ही उतना रोल ही आपका मुक्ति वाहिनी, ठीक है, मुजीबुर रहमान, इनका भी बताएंगे कि क्या क्या रोल। ठीक है भाई, अब भाई क्या है कि किस प्रकार से भारत के जो आर्टिकल जो 6 बोलता है कि भाई अब जो लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, उनका क्या सिटीजनशिप रहेगा, किस प्रकार से सिटीजनशिप देंगे उनको, उनका क्या प्रोसेस रहेगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 7 क्या कहता है? कि जो भाई
पाकिस्तान के लोग जो भी इनकी जमीन थे, रिश्तेदार थे जो गए थे, ऐसे बाउंड्री जैसे रेडक्लिफ ने बाउंड्री लगा दिया, इतना आसान नहीं था बाउंड्री की बात करना है, ठीक है, वे लोगों को बात करना। अब जो ये माइग्रेट होकर के भी बताया था भाई ये अलग से जो भी आप इंडिया में रहने चाहते हैं इंडिया में रहिए, और जो अपना अलग जाते हैं देश कंट्री, वो भाई आप पाकिस्तान में जो मुस्लिम भाई जो भी अदर सिटीजनशिप थे, जैसे हिंदू भी थे कुछ, उसमें सिख भाई भी थे, जो भी रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। तो हमने आर्टिकल 7 में बात की थी कि जो भाई पाकिस्तान की बाउंड्री से इंडिया में आ रहे हैं उनके किस प्रकार से सिटीजनशिप का राइट दिया जाए। उसके बाद भाई आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब जिनके पूर्वज भारतीय हैं, माता पिता में से कोई भी, और जो अब बाहर यहाँ पर नहीं रह रहे, बाहर कहीं फॉरेन में रह रहे हैं, उनके बारे में इंडियन सिटीजनशिप का किस प्रकार से उनको सिटीजनशिप दी है, तो इंडियन ही वो, ओरिजिन तो इंडियन ही है, उनको किस प्रकार से सिटीजनशिप दी जाएगी उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक स्पेशल आर्टिकल है आपका, जो मैं अभी बता रहा था आपको, ब्रिटेन से सिटीजनशिप लिया हुआ है हमने, वो है आपका आर्टिकल 9, वो है आपका आर्टिकल 9। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यदि आपने अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो इंडिया की नागरिकता, इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिक रिजोल्व कर दी जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 9। अब मुझे आप कमेंट में करके, कमेंट लिख के बता सकते हैं कि भाई अक्षय कुमार जो, ठीक है, हम है सीधे साधे से, बता सकते हो कि किस देश की सिटीजनशिप है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, ठीक है। चलो भाई, अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी कंटिन्यूटी कितनी रहेगी इस देश में, किस प्रकार से आप कितने टाइम तक रहोगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, अभी मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किस प्रकार से भारत बना, कैसे बना, किस प्रकार से बाउंड्री की बात की है, अभी ये बता रहे हैं, ठीक है। अब अलग से जब आपको एक टारगेट क्लास करवाई जाएगी कंप्लीट आर्टिकल की, तो उसमें बताएंगे हम पूरा एक्सप्लेन करके। आपका ये बता देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक भी आर्टिकल यदि आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ से आपको याद नहीं करवाएंगे, आपको समझाएंगे। इसलिए मैं कई बार आपको बता देता हूँ कि भाई ये इस प्रकार से ये होता है, इतना आप बोलोगे सर इतना कैसे याद रहेगा? नहीं नहीं, याद रहेगा भाई, समझने से हर चीज याद रहती है, रेटिफिकेशन से नहीं होती कभी भी याद कोई भी चीज, ठीक है। उसके बाद भाई आर्टिकल 11 क्या कहता है हमारा, कि भाई इंडियन सिटीजनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे, कि भाई रेगुलेटरी कौन रहेगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी आप बता सकते हो, ठीक है, वो कौन रहेगी? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पीएम या प्रेसिडेंट, ठीक है। आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रेसिडेंट आपके यहां पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सारा आप कमेंट करके भी बता सकते हो, वैसे मैं अभी बता ही देता हूं आपको कि भाई आपका पार्लियामेंट जो है वो आपको ध्यान रखिए, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब हमने क्या कर लिया भाई, ये बाउंड्री बना ली अपने भारत की, ठीक है। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको सिटीजनशिप दे दिया, ठीक है। चलो भाई ठीक है, भारत के नागरिक हो गए, हमारे पास एक एंटिटी हो गई, अपनी पहचान हो गई। अब क्या, अब इनको कुछ अधिकार भी तो होंगे इनके। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 में इनकी फंडामेंटल राइट्स, है ना भाई, फंडामेंटल राइट्स, कि भाई इन लोगों के पास कुछ अपने अधिकार। क्या आजादी से पहले, क्या आजादी से पहले हमारे पास अपने अधिकार थे? आप कमेंट करके यस और नो बता सकते हैं, ठीक है। क्या आजादी से पहले हमारे अपने अपने नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे कोई अधिकार नहीं थे? और अभी अधिकार कितने हैं हमारे? टोटल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा, वो कितने हैं? 6 या 7, ठीक है, 6 या 7। अभी हमारे पास कितने हैं भाई हमारे फंडामेंटल राइट? 6, पहले 7 थे, लेकिन ये अभी राइट टू प्रॉपर्टी, कहां पर डाल दिया? एक लीगल राइट बना दिया फंडामेंटल राइट की जगह, 300A, आर्टिकल 300A सब क्लोज करके। और ये अमेंडमेंट था आपका 44th अमेंडमेंट 1976,
देखो भाई, ये आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार से, और आपका शॉर्ट नोट भी आ जाता है कई बार पीसीएस वगैरह के मेंस में लिखने में, कि भाई क्यों आप जो लीगल राइट है अभी 300A, वो फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं हुआ। जैसे यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में आया था एक बार ये क्वेश्चन, तो आप इसको भी देख सकते हो किस पे, ठीक है, समझ सकते हो। अभी थोड़ा ओवरव्यू बता रहे हैं भाई, आपको समझ लीजिए फिर किस प्रकार से क्या क्या होता है वो आगे बढ़ा, ठीक है। अभी हमने चलो इनके फंडामेंटल की बात, 6 राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, है ना, राइट टू एजुकेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्क, एक्सप्लॉयटेशन प्रोविजन की बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स किस प्रकार से आपका शोषण किया जाता है उसकी बात करेंगे, ठीक है, एजुकेशनल राइट्स क्या होते हैं, कल्चरल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, और राइट टू रेमेडीज किस प्रकार से आपकी रिट जारी की जाती है, सारा कंप्लीट बताएंगे। अभी तो सिर्फ एक ही है कि हमारा देश बना रहे हैं हम किन के बिहाव पर, कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब भाई चलो ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में बात कर लिया था अपना बाउंड्रीज पर, पार्ट फर्स्ट में। सेकंड में बात किया था हमने, बात की थी किसकी भाई बताओ आप कमेंट करके। सेकंड में बात की थी हमने किसका, आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल आपका 1 to 4, ठीक है, आर्टिकल यहां पर। थर्ड में हमने बात कर ली फंडामेंटल राइट्स की, मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसमें आर्टिकल कितने हैं आपके, 35। अब भाई यहाँ पर लोग भी रहने लग गए अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, ये स्टेट भी बनाने बताएंगे, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, स्टेट फॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश की कहानी पूरा, ठीक है। अब जो लोग इनका फंडामेंटल राइट थे, तो भाई इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाए कि भाई आजादी से बाद या आजादी से पहले हमारी स्थिति कितनी दयनीय थी, आजादी के बाद भी बहुत सालों तक दयनीय स्थिति बनी रहती है, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी चल रहा है, तो क्या स्थिति बनी हुई है, रशिया जीत रहा है हार रहा है वो अलग बात है, लेकिन लॉस दोनों कंट्री को बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। इसी प्रकार से हम भी काफी साल तक गुलाम रहे थे, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गया है ना, द ड्रेन वेल्थ थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी दादा बाइनोरो जी, ठीक है। तो बताएंगे किस प्रकार से हमारा यहाँ पर दोहन किया गया था रिसोर्सेज का, हम लेबर का, ठीक है, उसके बाद अब इनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। भी स्टेट जो बना दिए ये हमने, जो ये स्टेट्स बने, इनके लिए पॉलिसी किस प्रकार से मेक करनी है, किस प्रकार से पॉलिसीज बनेंगी, हम उसमें किस में बात करते हैं, पार्ट आपके 4, पार्ट 4, ठीक है। यहां पर ये आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51। अब इसमें हमने बात किया भाई कि इनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे आज भी आप देखोगे मोदी गवर्नमेंट की कितनी बेहतरीन पॉलिसी है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना है, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया है, बहुत सारी इस प्रकार के, ताकि एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आ सके, आप स्वस्थ रहें उसके लिए आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर हेड दिया गया है। तो ये बहुत सारी योजना है ताकि लोगों का विकास हो, हर जल योजना है, ठीक है। वो अलग बात आप कमेंट करके बोलोगे सर अभी तक तो जल पहुंचा ही नहीं है, कई क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है ना, लेकिन कोशिश बहुत हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से चलो भाई, अभी हमने इनके डेवलपमेंट की बात की, है ना। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आप कमेंट में बताइएगा कि कहां से लिया है, ठीक है। और भाई मौलिक अधिकार, अधिकार की भी जहां पर भी बात आएगी तो आप ध्यान रखना सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है, अपना इतना हिंट दे देता हूं, आप कमेंट में जरूर बताना कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए। अब भाई आप बाउंड्री दे दिया, आपको देश दे दिया, आप रह रहे हो, सिटीजनशिप दे दिया आपको, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी दे दिया, आपके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज भी बना दी। अब बात आपकी है आपके कर्तव्य की बात, आपका तो भी कुछ कर्तव्य होगा, आपका भाई कुछ ड्यूटीज होंगी, तो हम पार्ट 4A में इसकी बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात, इसकी बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात। और भाई ये हमने कहां से लिया है, ये आर्टिकल है आपका 51A, ये हमने कहां से लिया है, रशिया से लिया, रूस से, है ना। यूएसएसआर भी कई बार आ जाता है इसमें, आप यूएसएसआर भी आ सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। अब आप बोलोगे सर आप हमें ये बता दीजिए कर्तव्य कितने हैं, हमें तो नहीं पता, है ना,
जब पेरेंट्स आपको रुपए देते हैं, खर्चा देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं कि जा बच्चा पढ़ लिख, है ना, आपको मौज मस्ती करने के लिए पैसे मिलते हैं, हाँ भाई चलो ठीक है फन करेंगे, आज बर्थडे है पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ, वो शायद आपको कुछ टाइम तक ही याद रहता है। लेकिन यदि आपने गलती कर दी और उसको जो पिटाई होती है वो आपको काफी लंबे समय तक काम करती है ना। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अपनी ड्यूटी मत भूलिएगा, नहीं तो पिटाई बहुत ज्यादा होगी आपकी, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ ड्यूटी कितनी है आपकी, पहले 10 थी, अभी कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी, वो अभी कितनी है 11। तो भाई ध्यान रखना इस ड्यूटीज के बारे में आपका, ठीक है। अब बोलोगे सर आपकी हुई है, तो भाई पता नहीं, अभी तो याद भी नहीं है, बचपन में हुई होगी शायद थोड़ी बहुत, ठीक है, पर हो सकता है नहीं भी हुई, ठीक है। तो चलो भाई आर्टिकल 11 क्या है, आर्टिकल 10 थे कि भाई अपने देश नेशनल एंथम का, नेशनल सॉन्ग का हम सम्मान करें, नेशनल फ्लैग का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। देश पर कोई भारी संकट आता है, जैसे युद्ध की स्थिति है, तो हम एकजुट हों, है ना, अपने पब्लिक प्लेस से मोन्यूमेंट्स हैं उनका, धरोहर का और पब्लिक प्रॉपर्टीज का नुकसान न पहुंचाएं। ये अलग बात है जो प्रोटेस्ट करते हैं, लीडर करवाते हैं, आपको बताइए ज्यादातर लीडर, ठीक है, विपक्ष या पक्ष में जो भी है सिस्टम, वो सभी करवाते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पर, सॉरी ड्यूटीज हैं, अभी 10 से 11 कौन सा, ये आपका एक अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, एजुकेशनल अमेंडमेंट था ये, कब भाई 86th अमेंडमेंट 2002, और ये आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, ठीक है। क्या था, आपने पढ़ा भी होगा RTE राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये देख लीजिए। तो भाई हमने अपने ड्यूटीज की भी बात कर दी। अब मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था आपको कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लीगल रूल, सेट ऑफ रूल्स नहीं कहेंगे हम, लीगल रूल कहेंगे भाई, ठीक है। आप बोलोगे सर आप तो लीगल रूल बोल रहे हो और फिर फंडामेंटल पढ़ा रहे हो ना, भाई कानून व्यवस्था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही का, ताकि इनइक्वालिटीज का जो गैप है वो ज्यादा से ज्यादा भर सके, ठीक है, कम हो सके। चलो भाई अब हमने सभी की बात कर ली थी यहाँ पर पूरा अपना, अब देखेंगे आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में कि किस प्रकार से हमने अब इन सभी को, जैसे पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, फोर्थ और फोर्थ ए, ठीक है, इन सभी में हमने इसमें किसकी बात की थी, हमारे बाउंड्रीज की बात की थी, इसमें हमने सिटीजनशिप की बात की थी, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी DPSP की बात की थी, और इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात, ठीक है। अब इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, इनको चलाने के लिए 3 हेड ऑर्गन चाहिए, मतलब गवर्नमेंट चाहिए। तो हम उस गवर्नमेंट को क्या नाम देंगे, पार्ट 5 में द यूनियन, संघ, ठीक है। ये कौन सा होगा आपका पार्ट 5, इन सभी को कंट्रोल करना, पार्ट 5। और ये सबसे बड़ा भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भाई इन सभी को कंट्रोल करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट की बात करते हैं हम, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की, सबकी बात करते हैं। और ये है आर्टिकल 52 to 151, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज होती हैं। तो आज हमने थोड़ा सा कि भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से हम इंडिया को स्टेट बोलेंगे, ठीक है, नेशन तो है, नेशन तो है, फीलिंग तो जुड़ी हुई है, इसीलिए हमारे सोल्जर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जवान, हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो यूनियंस हैं, अलग अलग लेबर यूनियन हैं या बस यूनियन, ड्राइवर यूनियन है, जो भी है, जो भी अपने देश में किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है, वो सभी हमारे देश के वॉरियर्स हैं, और उनकी सभी का कहीं ना कहीं अटैचमेंट अपनी बाउंड्रीज से, अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ है, फीलिंग जुड़ी हुई है। तो हम नेशन तो हैं, साथ में हमने बता दिया कि भाई पॉलिटिकल एंटिटीज आफ्टर इंडिपेंडेंस किस प्रकार से अपना, ये सारा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से अब रखा जाएगा। तो देखिए भाई इसमें हमने बाउंड्रीज की बात कर ली आप, ठीक है, सिटीजनशिप की बात कर ली। सॉवर्निटी का मतलब क्या होता है, सॉवर्निटी का मतलब होता है अपना डिसीजन स्वयं ले सके। क्या हमारे आजादी से पहले हमारे पास इस प्रकार का कोई था कि हम अपना डिसीजन क्या बोल सकते थे,
सेंसरशिप आपने देखा होगा, पैस पे किस प्रकार से सेंसरशिप लगाई थी लॉर्ड लिटन ने। तो ये सारी चीजें हम नहीं था। अभी गवर्नमेंट होती है, अभी सोनिटी का अधिकार दिया गया है यहाँ पर, जैसे मैंने बात की यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात की, आपकी डीपीएसपी की बात की, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद भाई गवर्नमेंट, सभी को, तीनों को गवर्नमेंट कौन कंट्रोल करेगा? ये गवर्नमेंट, ये यूनियन। इसके ये भाई भारत में किस प्रकार के बाउंड्रीज बना स्टेट में, इसलिए अब ये देखिए भाई, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, द यूनियंस एंड द स्टेट्स, ठीक है, या यूनियंस तक अब आज हमने बात किया है इसके। अब बताएंगे किस प्रकार से स्टेट बना, हमने बताया भी था आपको भी पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मेक किस प्रकार से किया गया था, उसके लिए थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता देते हैं आपको कि देखो आजादी से पहले क्या हुआ था। थोड़ा सा पीछे का ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, आपको इतना ही बताएंगे कि किस प्रकार से आजादी की लड़ाई हमारे फाइटर्स ने लड़ी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हाल था, चंद्रशेखर आजाद का क्या रोल था उसमें, इन सभी के बारे में अभी थोड़ा फ्रीडम स्ट्रगल बताएंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में कि एम.एन. रॉय ने फर्स्ट प्रपोज किया था कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। आईएनसी स्टार्टेड द डिमांड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड कर दिया था? 1935 में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, भाई इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था भाई आपका 1885, ठीक है। उसके बाद 38 में जवाहरलाल नेहरू द डिक्लेयर द फुल्ली इंडियन होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम अपना देश का जो संविधान है वो खुद बनाएंगे। 1940 में अगस्त ऑफर एक्सेप्टेड, अगस्त ऑफर 1940 में एक्सेप्टेड कर लिया था। ये अगस्त ऑफर क्या था? अगस्त में जब मिशन 1940 के आसपास आते हैं कि भाई अब हम अपना देश का संविधान बोलेंगे भी किस प्रकार से बनाएं, क्या आप में है इतनी क्षमता? ब्रिटिशर्स ने बोला हाँ भाई हमारे अंदर इतनी क्षमता है। मोतीलाल नेहरू ने एक ऑफर एक्सेप्ट किया था, उसी को ही अगस्त ऑफर, ठीक है। उसके बाद भाई किस प्रकार से हमारा कैबिनेट बैठता है, जो चलता है वो नेगोशिएट करता है, उसके बारे में थोड़ा बात करें। तो 1944 में एक बार थोड़ा सा इसमें 1944 में क्या होता? CR4, ठीक, CR फॉर्मूला, फॉर्मूला गांधी जिन्ना टॉक्स होती है इसमें, इसके बारे में बात करते हैं। 1940 में देसाई पैक्ट हुआ था और वेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, उसके साथ ही देखो दो चीज बनती हैं आपकी, एक तो बनता है आपका इंटरिम गवर्नमेंट और एक बनता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इंटरिम गवर्नमेंट कब? कि जब आप गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हो तो आज एज अ गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। और एक प्लान आया था, इसे डिवीजन प्लान भी बोला जाता है, 3 जून 1947, माउंटबेटन प्लान। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दो कंट्रीज को फॉर्मेशन का, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही करवाएंगे क्लास में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से नई क्लास के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा बताएंगे डिटेल से कि किस प्रकार से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किस प्रकार से बना, कौन कौन हेड थे, कमीशन कमेटी के कौन कौन हेड थे, ठीक है, कितने आर्टिकल थे, आर्टिकल के बारे में, एक के बारे में, पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो भाई जुड़े रहिए, ठीक है, स्कॉलर कैंपस के साथ कंटिन्यू हुई क्लासेस के लिए, और अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिएगा, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, स्टेट पीसीएस, अदर एग्जाम, आप तैयारी करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम बिल्कुल जीएस विद कॉन्सेप्ट, इंग्लिश का भी अभी जल्दी, मैथ की भी क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप जुड़े रहिएगा कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।